नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के ऐलान के साथ ही अब सियासत भी शुरू हो गई है। ऐलान में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और कार्यकारिणी को अलग अलग सियासी पैमानों पर तौला जा रहा है और दिल्ली से लेकर भोपाल तक सियासी हलचल तेज है। खासकर मध्य प्रदेश के लिहाज से ये कार्यकारिणी अहम है। इस ऐलान के साथ ही पार्टी में मध्य प्रदेश का कद 4 से बढ़कर सीधे 6 यानी 2 लोगों की बढ़ोतरी हुई है। वहीं महज एक संगठनात्मक फेरबदल नहीं बल्कि इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक पंडितों की माने तो यह रूटीन प्रक्रिया के बजाय 2028 के मिशन मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी के एक बहुत बड़ी सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ब्लूप्रिंट है। इस टीम की सबसे खास बात है कि जेनजी को ध्यान में रखते हुए यूथ लीडरशिप को केंद्र में रखा गया है, तो वहीं अलग अलग समाज वर्गों को भी नेतृत्व में जगह मिले, यानी युवा, दलित, आदिवासी, ओबीसी और महिला वर्ग के एक अभेद्य किले का बीजेपी ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। मध्य प्रदेश से बीजेपी ने केंद्रीय टीम में अगर बात करें तो लाल सिंह आर्य, वी.डी. शर्मा, कविता पाटीदार, गजेंद्र पटेल, बंशीलाल गुर्जर और आशीष अग्रवाल को प्रमोट किया गया। सबसे खास बात है कि उम्र के लिहाज से बंशीलाल गुर्जर और लाल सिंह आर्य की 60 साल से ज्यादा के हैं। बंशीलाल गुर्जर 65 साल के हैं, वहीं लाल सिंह आर्य की उम्र 63 साल है। तो बाकी 4 पदाधिकारी 55 साल से कम उम्र के हैं। जाति वर्ग के हिसाब से 1 एससी, 1 एसटी, 2 ओबीसी और 2 सामान्य वर्ग के नेताओं को मध्य प्रदेश से जगह दी गई है। यानी साफ है कि ये नियुक्तियां सिर्फ नियुक्तियां नहीं बल्कि एक रणनीतिक का हिस्सा है। इसी पर आज बड़ी बहस करेंगे। तो चलिए, उम्र के लिहाज से अगर हम बात कर लेते हैं तो लाल सिंह आर्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। 63 साल इनकी उम्र है। वर्ग जाति अनुसूचित जाति एससी एसटी और ग्वालियर चंबल अंचल के भिंड जिले गोहदा विधानसभा से आते हैं। तो लाल सिंह आर्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा एक और गजेंद्र पटेल 51 साल की उम्र के हैं। वर्ग जाति अनुसूचित जाति एसटी भील भिलाला जनजाति से आते हैं। खरगोन बड़वानी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इस बार की ये पूरी सियासत है, ये हम आपको समझाएंगे। दरअसल अगर हम बात करें तो 24 घंटे हो चुके हैं इस ऐलान के और दिल्ली से लेकर भोपाल तक सियासी हलचल तेज हो गई है। खासकर मध्य प्रदेश के लिहाज से ये कार्यकारिणी अहम है। इस ऐलान के साथ ही पार्टी में मध्य प्रदेश का कद 4 से बढ़कर 6 पदाधिकारियों तक पहुंच गया है। वहीं ये महज एक संगठनात्मक सांगठनिक फेरबदल नहीं माना जा रहा है। राजनीतिक पंडितों की माने तो ये रूटीन प्रक्रिया होने के बजाय 2028 के मिशन मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी की एक बहुत बड़ी सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ब्लूप्रिंट है। इस टीम की सबसे खास बात यह है कि जेनजी को ध्यान में रखते हुए यूथ लीडरशिप को केंद्र में रखा गया है। वहीं अलग अलग समाज की अगर बात करें तो ये आप देखिए, ग्राफिक्स आप देखते रहिए। कविता की अगर बात करें तो इंदौर जिला पंचायत सौम्य और शिक्षित युवा महिला नेत्री की इनकी छवि है। तो कविता पाटीदार ओबीसी वर्ग के साथ साथ महिला वोटर और अगर बात करें विष्णुदत्त शर्मा तो इनकी उम्र, इनको राष्ट्रीय संयोजक प्रकोष्ठ संकुल बनाया गया है। 55 साल की उम्र है। ब्राह्मण समाज से आते हैं, सामान्य जाति से। और वहीं अगर हम बात करें बंशीलाल गुर्जर तो 65 साल के सबसे वरिष्ठ हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के हैं। वर्ग की अगर बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से आते हैं।
चलिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रियंका दुबे जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति पटेल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद गुर्जर जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गोविंद जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। सबसे पहले ये जो विस्तार हुआ है मध्य प्रदेश की टीम पे, मध्य प्रदेश के पहले 4 लोग थे केंद्रीय नेतृत्व में, इसको बढ़ाकर अब 6 लोग कर दिए गए। सबसे पहले इस विस्तार को कैसे आप देखते हैं गोविंद जी? चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करता हूं, फिर इसके बाद अन्य पैनलिस्टों के पास जाऊंगा। देखिए, टीम नवीन में जो भागीदारी अभी मध्य प्रदेश को मिली है वो हम्म। पिछली बार के बनिस्पत 50% ज्यादा है, यानी पहले 4 थे अब 6 हैं। और जो नाम आए हैं जैसे महेंद्र जो थे उनका पटेल जो हैं उनका नाम, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में भी था पिछली बार, हेमंत खंडेलवाल बने हालांकि, तो दूसरा नाम प्रबल तौर पर उन्हीं का लिया जा रहा था, जो पटेल साहब हैं। और दूसरा जो जेंजी की आप बात कर रहे हैं या युवा नेतृत्व की बात कर रहे हैं, तो 4 लोग ऐसे हैं जो अंडर 55 हैं, अंडर 50 हैं। और जैसे बंसीलाल गुर्जर अगर 65 साल के हैं तो उन्हें राष्ट्रीय किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। वो अच्छी खासी अपना प्रभुत्व रखते हैं मंदसौर इलाके में, जहां पर आपको मालूम है शिवराज के शासनकाल में कैसे एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जो किसानों पर गोलीबारी हुई थी, उसके बाद बड़ी राजनीति हुई थी देश भर में। तो अभी जैसे कहा जाए कि भाई एक आशीष अग्रवाल जो हैं वो विशेष नाम है, क्योंकि वो अपनी वाक पटुता को लेकर और विशेष क्षमता को लेकर, नेतृत्व क्षमता को लेकर, उनके अंदर जो मीडिया को साधने की जो क्षमता है हाँ। वो शायद पार्टी ने उसको भुनाया है, देखा है, परखा है। उसके बाद ही उनका नाम दिल्ली तक गूंजा और अब उन्हें दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के बीजेपी लीडरशिप के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इतना टीम नवीन में उनको प्रभुत्व, ठीक एक है। जिम्मेदारी मिली है प्रभुत्व तौर पर। तो हम्म। 6 लोगों का हो जाना, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की राजनीति के लिए ये प्लस पॉइंट है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। अब हमारे साथ ज्योति पटेल जी, एक प्रतिक्रिया मैं आपसे भी लेना चाहूंगा, क्योंकि शुरुआत एक प्रतिक्रिया से होगी, फिर इसके बाद सहमति असहमति, ये तो डिबेट का चर्चा रहता है, ये पार्ट रहता है। तो इस नवीन टीम को कैसे आप देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हम्म। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय टीम घोषित हुई है, हम्म। उन सभी 65 लोगों को बहुत बहुत बधाई आपके चैनल के माध्यम से देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जी। और आशा करती हूँ कि जो टीम नितिन नवीन है वो कुछ हमारी जो टीम इंडिया है उसके लिए कुछ नया लेकर के आई होगी, हमारी टीम मध्य प्रदेश के लिए कुछ नया लेकर के आएगी। जो अभी तक पुराने ढर्रों से पुरानी चीजें चलती रही, अब आशा थोड़ी सी हमें भी है। हम्म। निश्चित रूप से सरकार तो नहीं बदली, लेकिन चलो टीम नितिन नवीन जो आई है वो कुछ नया, कुछ नई प्रायोरिटीज लेकर के आएगी, कुछ नई हम्म। पॉलिसीज लेकर के आएगी। तो ये उम्मीद हम जरूर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से करते हैं जी। बिल्कुल। बिल्कुल, आपने बहुत सकारात्मक बात कही प्रियंका जी। अब देखिए सवाल आपसे, क्या बीजेपी की नई टीम 2028 के मिशन मध्य प्रदेश का एक ब्लूप्रिंट इसको मान के चला जाए कि क्योंकि जिस तरीके से जातियों को ध्यान में रखते हुए इन लोग, जो बड़े चेहरे हैं उनको मौका दिया गया है, चाहे वो ओबीसी हों, चाहे ब्राह्मण समाज से आते हो। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगा, 2028 मिशन की तैयारी शुरू हो गई है क्या? नमस्कार समस्त दर्शक और पैनल को, और धन्यवाद ज्योति बहन को जिन्होंने नई कार्यकारिणी को बधाई दी है, और नितिन नवीन जी की मेंबर होने या भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व होने के नाते उनका बहुत बहुत आभार। जिस प्रकार से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा दूरदर्शी योजनाओं को लेकर के अपनी दूरदर्शिता के कारण ही चलती आई है, और इसकी जो योजनाएं होती हैं, योजना के पहले क्रियान्वयन के समय और क्रियान्वयन के बाद में हमेशा समीक्षा करती हुई चलती है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो कार्यकारिणी बनाई गई है, तो 2047 का जो विजन लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है सरकार,
एज वेल एज साथ में संगठन, दोनों का तालमेल बनाने के लिए एक जो जेनजी को लेकर के जो चर्चा की जाती है, क्योंकि बहुत से मॉड्यूल चेंज हुए हैं, लोगों की सोच भी बदल चुकी है, उस हिसाब से तालमेल बिठाने के साथ में जो अनुभवी थे, अनुभव के साथ में जी। ऊर्जा जो लगती है, उसको अप्लाई करने के लिए जमीनी स्तर तक जो टीम का गठन किया गया है, उसमें इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है। जातीय समीकरण के साथ ही साथ जो योजनाएं हैं सरकार की, उसको संगठन के साथ तालमेल बिठा करके किस तरीके से क्रियान्वित करना है, इसका ध्यान रखते हुए टीम का गठन किया गया है। हाँ। तो युवा प्लस महिला प्लस अनुभव, सारी की सारा तालमेल इस टीम में नजर आता है। और निश्चित है कि जो 2028 का विजन तो है, 2028-29 का तो ठीक है, लेकिन जो 2047 तक का जो विजन के लिए जो फाउंडेशन अब तैयार होना है हमारे देश का, उसके लिए भी ये संगठन मजबूती से कार्य करेगा। बिल्कुल। एक सवाल और प्रियंका जी, क्या जेएनजी को साधने की रणनीति में बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है? तेज कर दो। देखिए, सेकेंड हैंड लीडरशिप होना कंपलसरी है। नेतृत्व का कार्य यही होता है कि वो अन्य नेताओं को भी तैयार करे, जिससे कि आगे की लीडरशिप भी डेवलप हो सके। तो निश्चित है कि जेनजी के साथ कम्युनिकेशन करना आवश्यक है, और उसके लिए ये कदम जो उठाया गया है वो सराहनीय है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, जिनकी खुद की उम्र अभी बहुत यंगर है। उस ऊर्जा को अभी अनुभव के साथ तालमेल बैठाल करके जो कार्य निकल के आएगा, निश्चित है वो विकसित भारत के लिए संगठनात्मक, सरकार के तो दोनों तरीके से लाभान्वित करेगा। बिल्कुल। गोविंद जी, मेरा सवाल देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है। अब 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो 8 चेहरों को वहां पर तरजीह दी गई नवीन जी के नए टीम में। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें मध्य प्रदेश में तो 6 चेहरे। तो क्या माना जाए कि 2028 की तैयारी, उधर उत्तर प्रदेश 27 की तैयारी, मध्य प्रदेश में 28 की तैयारी अभी से शुरू हो गई है कि हर एक चीज को होमवर्क पहले से जितना हम करना शुरू करेंगे, धरातल पर उसकी चीजें उतनी मजबूती से आएंगी, वोट बैंक में और वोटर्स में उतने कन्वर्ट किए जा सकते हैं? आपको लगता है यही सोच, इसी रणनीति से भारतीय जनता पार्टी अभी से आगे बढ़ रही है और ये टीम नितिन नवीन की जो बनी है ऐसी ही है क्या? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बीजेपी खासतौर पे ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनावी मूड में रहती है। कहीं भी कैसे भी चुनाव आ जाते हैं, अपनी तत्परता दिखाकर आगे बढ़ जाती है। हाँ। हालांकि अब तमाम पार्टियां, जब से सोशल मीडिया बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, और खासतौर पर आपने कहा कि अभी जो निकट महीनों में या सालों में जो चुनाव है, यूपी में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, तो पिछले अगले 1.5-2 साल में तकरीबन 1 दर्जन राज्यों में, आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में चुनाव है। और चूंकि चुनावी मूड जो पूरे वर्ष या पूरे 5-6 साल तक बना रहता है, उसका जो सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी जो कवायदे की जा रही हैं संसद में, तो अगर वो चीजें हो जाती हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि जो इस मूड से निकलने के लिए, क्योंकि चुनाव के अलावा भी देश में बहुत कुछ करने के लिए है। खासतौर पर ये जो टीम बनाई गई है, सोशल, खासतौर विशेष तौर पर सोशल मीडिया, जितने भी इंचार्ज बनाए गए हैं, दीपक मास के जिनको सब्स्टिट्यूट बनाया गया है, अमित मालवीय का। आपको मालूम है कि अमित मालवीय आईटी सेल के वो अध्यक्ष रहे, जो जिनके ट्वीट्स चर्चाओं में भी रहते थे और विवादों में भी रहते थे। और ऐसे में जब उनकी फैन फॉलोइंग 50 लाख से ज्यादा थी, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिलाकर, अब जो जिम्मेदारी दी गई है वो दीपक मास के जो छत्तीसगढ़ से हैं, तो उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग मुश्किल से 20-25 हजार है सारे प्लेटफॉर्म्स पर। तो कुल मिलाकर अब उस चीजों को, क्योंकि यहाँ जब सोशल मीडिया के तौर पर आपको आईटी सेल का हेड बनाया जाता है, तो आपकी जिम्मेदारियां और आपसे आशाएं, उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो जो एक चीज और देखी हमने, दैट वाज कंप्लीटली ऑड वन, कि जब ये घोषणाएं हुई तो कई लोगों ने अपने अकाउंट्स को लॉक कर लिया था। शायद इसके पीछे मंशा ये थी कि उन्होंने पहले जो विवादास्पद ट्वीट्स या पोस्ट किए थे वो अब चर्चाओं में ना आ जाएं, वो वायरल ना हो जाएं, तो उनकी कुछ प्यूरिफिकेशन या छटनी करने की कोई चीज रही है उसमें। हालांकि अब लोगों ने अपने अपने ट्विटर हैंडल्स और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें अनलॉक करना शुरू कर दिया, लेकिन घोषणा के बाद ये सब हुआ था। तो कुल मिलाकर आपने कहा कि अब चुनावी मूड की
वजह से या चुनावी तत्परताओं को आगे मूर्त रूप देने के लिए टीम का गठन हुआ है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी यही चाहती है कि भाई उनके जो भी सोशल मीडिया या जो संगठन की जो भी पदाधिकारी हों, वो चुनावों में भी कितने फ्रूटफुल रहेंगे, इस नज़रिए से भी ये सब अपॉइंटमेंट्स होते हैं और बीजेपी ने भी उसी कवायद से ये टीम बनाई है। अब देखना ये है कि ये टीम कितनी बिल्कुल। कारगर साबित होती है। फिलहाल तो ज्योति चेहरे जी, हैं ठीक है। उनकी परफॉर्मेंस से। ज्योति जी देखिए, अगर क्योंकि ये चुनाव संबंधित एक सवाल था, मैंने गोविंद जी से सवाल लिया। कांग्रेस की अगर बात करें तो 28 को लेकर आपकी क्या तैयारियां चल रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हर एक चीज को पहले से वो प्री प्लान्ड करके चलती है। कांग्रेस कहां अपने आप को खड़ी पा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष की जो भूमिका होती है वो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से हम निभा रहे हैं। हम्म। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल है कि हम्म। आपने जैन जी की जैसे बात करी, प्रियंका जी ने, तो जैन जी की आपने बात करी, आप अपने आप को बड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी अनुशासनात्मक पार्टी मानती है और सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करती है, हाँ। परंतु आपके पार्टी के नेताओं के द्वारा यदा कदा कभी कभी जो है इस तरीके के बयान जो दिए जाते हैं, किसानों को कभी खालिस्तानी कहा जाता है, तो क्या इन पर, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी? कभी जो युवाओं को, छात्रों को जो है गटर छाप जनरेशन कहा जाता है, कभी जो है जाबाज फौज के अफसरों को जो है आतंकियों की बहन कहा जाता है, कभी महिलाओं पर गंदे गंदे कमेंट्स किए जाते हैं। तो इन तमाम चीजों पर भी क्या जनता पार्टी के सरकार, भारतीय जनता पार्टी का ये जो संगठन है, नया संगठन, नितिन नबीन जी की जो टीम है, वो कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? और रही बात मध्य प्रदेश की, तो देखिए मध्य आपकी यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यदि संगठन से ऊपर यदि हम उठ करके देखें तो सरकार आपकी है मध्य प्रदेश के अंदर। हम्म। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो किसानों की मांगे उठ रही हैं, जो युवाओं की मांगे उठ रही हैं, तमाम चाहे महिलाओं की मांगे हो, किसान, गरीब, मजदूर, तमाम लोगों की जब मांगे उठ रही हैं, लगातार आंदोलन हो रहे हैं, किसानों के लगातार आंदोलन हो रहे हैं, तो आप उस पर कितना उस पर खरे उतर पा रहे हैं, उनकी मांगों पर कितना आप उनको पूरा कर पा रहे हैं? ये भी कहीं ना कहीं ये देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि यदि आपकी सत्ता ही जो सत्ता आप सरकार चला रहे हैं वो यदि आप ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, तो आप संगठन की जो बातें करना जो है व्यर्थ है। और एक बात और मैं अभी हम्म। हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी ने कही कि जो अभी जैसे ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हुई, जो सह संयोजक है लेकिन हमारी, अभी जो नए आपके मेरा सवाल आपके जो सह था वो संयोजक आपने नहीं बताया। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी से, जी। मैं आपकी तैयारी के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं कि सत्ता में आया जाए, लेकिन सत्ता में आप लोग आ नहीं पा रहे। क्या होमवर्क की कमी रहती है क्या? देखिए, बिल्कुल होमवर्क की कमी इसलिए नहीं रहती है क्योंकि आपने अभी प्री बोर्ड एग्जाम, यदि हम दतिया के चुनाव को देख लें तो प्री बोर्ड हम्म। एग्जाम जो हमारा हुआ है उसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिरी है, हम्म। उससे स्पष्ट है कि किस तरीके से हमारी तैयारी है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अच्छा। कहा जाता है कि सत्ता जिसकी सरकार रहती है, हाँ। उपचुनाव वो जीत ले जाते हैं। और इन्होंने हर प्रकार से साम दाम दंड भेद, जितना भी बाहुबल, जितना भी धन बल, जो जो भी हो सकता था वो सारा इन्होंने आजमा के देख लिया, इन्होंने मुंह की खाई। देखिए, कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान जो चल रहा चलिए है, चलिए, निश्चित कम रूप से कम से कुछ वही दतिया को काम कर उपचुनाव रहा है। जीत के आपको संजीवनी और कॉन्फिडेंस से बढ़ा। तो चलिए प्रियंका जी, मेरा सवाल आपसे कि देखिए, अभी कई आरोप भी लगाया गया है प्रियंका जी से। प्रियंका जी, आप पर आरोप ज्योति जी ने लगाया। देखिए, सवाल ये कि क्या SC ST OBC और सामान्य वर्ग का संतुलन कितना सटीक आपको लग रहा है आप लोगों ने किया? हर वर्ग को आपने साधने की जो बात कही, तो OBC SC ST ये सब, ब्राह्मण समाज, सब कुछ कैसे आपने बैलेंस, आपको लग रहा है कि ये टीम आपकी बैलेंस्ड है? सर्वप्रथम धन्यवाद ज्योति बहन का, जिन्होंने ये माना कि अब की बार ईवीएम टैंपरिंग नहीं करी गई, चुनाव आयोग के ऊपर दोषारोपण नहीं हुआ, कम से कम दतिया उपचुनाव जीत करके संवैधानिक व्यवस्था पर और स्वायत्त संस्थाओं के ऊपर आपका विश्वास है, ये सुन करके, सोच करके हमें अच्छा लगा। चाहे बिल्कुल, आप एक लोकतंत्र भी उपचुनाव बच जीत के गया है। संतुष्ट हो गए, ये लोक बहुत नहीं अच्छी तो बात। लोकतंत्र की बच हत्या हो गया है जाती। आज, हाँ। न्याय, सभी लोग खतरे में आ जाते हैं। हम्म। इसलिए चलिए धन्यवाद कि दतिया से ये लोग प्रसन्न है, कहीं तो प्रसन्न हुए। हम्म। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसा मेरी बहन ने कहा, दुनिया ज्योति जी, भर आ के रहा हूँ, आ आरोप रहा हूँ। प्रत्यारोप मेरी बहन ने करे। हम्म। ठीक है, हम
वही लोग हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से सदन तक का रास्ता जो है वो बना रहे हैं, जो कि पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो लोग सत्ता में रहे उन्होंने देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री देखी, उनको आयरन लेडी माना, और उस लोहे को वो मानते हैं कि पूरे विश्व में उन्होंने परचम लहराया। ये पूरी कांग्रेस पार्टी मानती है। परंतु उसी समय जब एक महिला का नेतृत्व था, अगर दोनों सदनों में महिलाओं का नेतृत्व 33% सरोजिनी नायडू जी की डिमांड थी, ये तब से चली आ रही, अगर संरक्षित हो जाता तो हो सकता है कि मेरी बहन भी कहीं ना कहीं से विधायक होती और आज हम एक विधायक के साथ चर्चा कर रहे होते। तो ये भी एक सपना था, अगर उस समय रास्ता क्लियर हो जाता तो, क्योंकि बहुत सालों तक आप लोग मेजोरिटी में रहे, लेकिन फिर भी इनकी ही गलत पॉलिसी के कारण, इनके ही गलत डिसीजन के कारण भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। उसके बाद चलो ये ठीक है, लोग खुद फाइनल कमेंट ले लेते हैं। आजादी ठीक से है लेके आज ठीक तक है, अब थोड़ा थोड़ा इसी पे 63 केंद्रित टाइम रहते हैं, इसी मुद्दे पर हम टीम 60 वही नवीन मैं कह रही नवीन हूँ टीम पर ही कि अब यही आप बात वही करेंगे। वही कांग्रेस देखिए अभी है। देखिए मैडम, हाँ, हमेशा वही मौका बात है। मिलता है, हर विषय पे बात करते हैं, तो नई टीम है तो उस पर भी वो कितना उत्साह है उसको लेकर भी बात करना होता है। प्रियंका जी बोलिए, कुछ कहना चाह रही थी, फाइनल कमेंट है मैडम ये आपका। देखिए प्रियंका जी का मैं बस एक जवाब दे दूं कि मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, लगातार 11-12 साल से जिला पंचायत सदस्य हूँ, और कांग्रेस पार्टी की ये देन है कि 33% उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण किया था। दूसरी बात, मैं विधानसभा का भी चुनाव लड़ी थी कांग्रेस से, तो मैं विधायक नहीं जीत पाई, लेकिन मैं विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, तो ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। तो मैं तो चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी से कि प्रियंका दुबे जी को भी अब की बार टिकट दें, या फिर आप कम से कम जिला पंचायत में जीत करके जाएं, तो कम से कम जो है आप नहीं, अच्छा पहले एक तथ्यों की सवाल फाइनल जानकारी कमेंट पता में कर ये लें, भी उसके बता बाद दीजिएगा। देखिए वो बात जो प्रियंका जी कह रही थी, दतिया में इस बार लोकतंत्र की हत्या तो नहीं हुई, लोकतंत्र बच गया, ईवीएम की इज्जत भी बच गई, चुनाव आयोग भी ठीक हो गया होगा ना प्रियंका जी? नहीं तो अभी तो मामला ये होता है सब गड़बड़ हो गया, इस बार सब बचे हुए हैं ना, सबका स्वास्थ्य ठीक है ना? वही मैं वही कह रही हूँ कि देख, जीतू पटवारी जी ने उस समय पर भी कहा था कि आप लोगों ने धन बल का उपयोग किया है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, हम चुनाव जीत जाएं या हार जाएं वो मैटर नहीं करता, आप संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते अच्छा, हैं, दुरुपयोग नहीं हुआ ना? राज्यसभा मानती है ना दुरुपयोग नहीं हुआ इस बार? दुरुपयोग नहीं हुआ ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दुरुपयोग हुआ है, कैसे बिल्कुल जीती आप? दुरुपयोग हुआ है, हर कैसे जीत पोलिंग गए बूथ आप? पर, हर पोलिंग फिर बूथ कैसे पर जीते आप? आपने अगर किस दुरुपयोग तरीके हुआ से तो कैसे जीते आप? हम जीते, हमारे कार्यकर्ताओं नहीं की ये, दम पर, अरे कार्यकर्ताओं आप के कह जज्बे रही की दम सब पर, चीज का कार्यकर्ताओं दुरुपयोग के किया, जुनून की फिर दम पे। अब कम कम उसी तो कायम रही है, जीत गए तो कम कम ठीक है। गोविंद जी फाइनल जीत जी नहीं, बिल्कुल नहीं, संवैधानिक संस्थाओं का भारतीय जनता मतलब पार्टी हम चाहे मध्य संवैधानिक प्रदेश भी जीत संस्थानों पर जाए, आपको लेकिन विश्वास, विवाद आपको सत्ता विश्वास सकती नहीं है? आपको विश्वास नहीं है ना? डेफिनेटली नहीं है, डेफिनेटली चलिए नहीं ठीक है। है, जिस फिर तरीके तो से बात ही राज्यसभा में फिर मीनाक्षी ऐसे कैसे हो नटराजन के पाएगा? फिर साथ कैसे आप जीत गए? ये तो सवाल है, बहुत गंभीर सवाल। छोटा सा कमेंट है गोविंद जी, अनम्यूट कर लीजिए। उनके इस विचार से सहमत नहीं हूँ जो 30% 33% हक की जो बात कर रही हैं। मैं तो कहता हूँ 33% ही क्यों, 50% होना चाहिए। जैसी हमारी बिल्कुल स्कीम होना है अभी, चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 2 पुरुष हमारी स्क्रीन पर हैं, हमारा रेशियो 50% है और यही रेशियो देश में होना चाहिए। मैं तो इसका समर्थक हूं। चलिए बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया, होना चाहिए बहुत गोविंद बहुत जी, बिल्कुल शुक्रिया होना चाहिए। आपका गोविंद जी। अब देखिए नवीन टीम को लेकर हमने चर्चा किया, मध्य प्रदेश में 6 लोगों को अब मौका दिया है। इस टीम में, नवीन टीम में मध्य प्रदेश के 6 लोग हैं और इसी को लेकर हमने चर्चा किया। और कांग्रेस की सहमति असहमति होती रहती है राजनीति में, लेकिन हाँ बीजेपी हमेशा चुनावी मोड पे रहती है। 2028 का चुनाव है, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी अपनी टीम बना रही है, होमवर्क शुरू कर चुकी है। विपक्ष क्या करता है ये तो विपक्ष को सोचना है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सस्ते वाले दाल